डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आप सबके कहने पे 15 मिनट की सीरीज लेकर आ रहे हैं हर लेसन की। देखो, बहुत बच्चों ने मुझे बोला है कि सर, क्वेश्चन जब हम एग्जाम में करते हैं तो हर लेसन में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, और वो एक्सेप्शनल चीजें कभी कभी क्वेश्चन गलत करवा जाती है। तो वो कौन कौन सी एक्सेप्शनल चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें हमें समझनी चाहिए। हर लेसन में कुछ एक्सेप्शनल पॉइंट्स हैं जहां मोस्ट प्रोबेबल सबकी मिस्टेक होती होती है। तो उसको समझने के लिए आज हम हर लेसन की, आपके कहने पर, आप सबकी डिमांड पे, हर लेसन की हम 15-15 मिनट की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तो हर लेसन के 15 मिनट ट्वेल्थ केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है, हमारा जो मिशन है वो 70 आउट ऑफ 70 का मिशन है। अब देखते हैं आप सब कौन कितनी ज़्यादा मेहनत करता है, और कौन कितना इन जो रिसोर्सेज हैं, ये जो फ्री ऑफ रिसोर्सेज हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, नोट्स हैं, माइंड मैप हैं, रिएक्शंस हैं, इसका बेनिफिट उठाता है और अपनी परसेंटेज और अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकता है। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आप सब जानते हैं हमारे पास सॉल्यूशन लेसन में बहुत सारी कुछ एक्सेप्शनल टर्म्स हैं जो कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो दोस्त, जैसे मान लेते हैं हमारे पास अलग अलग तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आते हैं उसमें से, जैसे क्वेश्चन आता है सॉलिड सॉल्यूशन। अब सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब कुछ बच्चे ये समझते हैं, जो कि भारी मिस्टेक है, सॉलिड को लिक्विड में घोला हुआ है। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको सॉलिड सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल दें तो सबके दिमाग में आएगा शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। तो ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं होता, ये तो लिक्विड सॉल्यूशन है। तो अगर जो पहला वर्ड लिखा होता है, ट्रिक नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें वो चीज़ सॉल्वेंट है, इसमें वो चीज़ एज अ सॉल्वेंट है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ सॉलिड सॉल्यूशन, इसका मतलब सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पे सॉलिड है। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब चाहे इसमें सोल्यूट कोई सा भी हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई सा भी हो, तो बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में डिजोल्व करा। पैलेडियम तो सॉलिड है और हाइड्रोजन तो गैस है, तो गैस इन अ सॉलिड। ठीक है। तो अलग अलग जब भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिखें सॉलिड सॉल्यूशन, तो आपने मन में एज्यूम करना है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन होंगे एमसीक्यूज में, जैसे ग्लूकोज को वाटर में डिजोल्व किया है। अब ये सॉलिड सॉल्यूशन नहीं है, ये लिक्विड सॉल्यूशन है। दिस इज द लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वाटर है। ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, पहली थिंग जो कि बोर्ड्स वाले ज्यादातर कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा सोल्यूशन कैसा है। तो फर्स्ट मैंने आपको बोला सॉलिड सोल्यूशन। अगर मैं बोलता आपको गैस सोल्यूशन, तो गैस सोल्यूशन का मतलब है गैस के अंदर कोई चीज डिजोल्व हो रही हो। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एलोइस किस में आएंगे। तो एलोइस हमारे आएंगे सॉलिड सोल्यूशन में, क्योंकि एलोइस का मतलब है टू मेटल्स का आपस में रिएक्ट कर जाना। तो एक मेटल जब दूसरे मेटल से रिएक्ट कर रही है, इसका मतलब वो किसके अंडर आ रही है, वो हमारी आ रही है सॉलिड सॉल्यूशन के अंडर। इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे। जितने एग्जांपल्स एमसीक्यूज में हमें दिए होंगे, ध्यान से हम सोचेंगे, उसके अकॉर्डिंग जवाब देंगे। गैस सॉल्यूशन मतलब गैस का अमाउंट ज्यादा है, गैस सॉल्वेंट के फॉर्म में यहाँ पे वर्क कर रहा है। ठीक है। जैसे जैसे हम इस लेसन में आगे बढ़े सॉल्यूशन वाले चैप्टर में, तो फर्स्ट थिंग आपके पास मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस होते हैं, नॉर्मेलिटी मोलैरिटी फाइंड आउट करने के क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें ज़्यादातर आपने क्वेश्चन देखा होगा, उसको हम बोलते हैं डेंसिटी वाला। अब जब भी हमें डेंसिटी दी है, इसका मतलब मास अपॉन में वॉल्यूम। और जब भी हमें डेंसिटी दी है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि दोस्त हमें वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी। और वॉल्यूम तभी निकालनी पड़ेगी जब हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो डेंसिटी कैलकुलेट करते समय जो डेंसिटी हमें, जैसे मान लो 1.020 डेंसिटी दे रखी है, तो इसकी यूनिट को हमने ध्यान से पढ़ना है। यूनिट हमें दे रखी है ग्राम मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर में इसका मतलब यहाँ से जो वॉल्यूम आएगी, जो भी हम पुट करेंगे डेंसिटी को मास की जगह और वॉल्यूम करेंगे, तो वो मिलीलीटर में आएगी। ओके। तो हमें तो मोलैरिटी में लीटर में चाहिए। तो यहाँ हम भूल जाते हैं कि हमें क्या करना होता है, डेंसिटी जो कि मिलीलीटर में आ रही है, उसको लीटर में क्या करना है, हमें चेंज करना है। तो हाउ यू चेंज मिलीलीटर इनटू लीटर, 500 मिलीलीटर आ रही है,
बट हम उसको 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ताकि वो लीटर में चेंज हो जाए। ये ट्रिक नंबर 2 है यहाँ पर, जो कि आपको कंफ्यूज कर सकती है मोल कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस में, व्हेन द डेंसिटी इज गिवन। एक बात और आपको बतानी है डेंसिटी की बात से ही, मान लीजिए हमारे पास कोई वाटर है, तो हमेशा ध्यान रखना प्योर वाटर के केस में, अगर क्वेश्चन में कोई एक्वस सॉल्यूशन है, प्योर वाटर हमें दिया है, उस केस में जो हमारी डेंसिटी होती है वो 1 होती है। डेंसिटी हमें क्या लेना होता है, हमेशा 1 लेनी होती है फॉर द केस ऑफ प्योर वाटर। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अगर डेंसिटी हमने 1 ले ली, ठीक है, और हमारे पास मास दिया होगा ग्राम में, मास इन ग्राम्स में बता होगा, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, या वॉल्यूम दी होगी वो कितना आ जाएगा। तो अगर डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम क्या है, दोनों सेम है। ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर मास 1 ग्राम में है तो वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है। अच्छा, यूनिट्स का भी हमें ध्यान देना है। अगर 1 ग्राम मास है तो वॉल्यूम 1 मिलीलीटर है। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर मेरे पास 1 लीटर है, इसका मतलब है 1000 ग्राम। सिंपल सी बात है, क्योंकि 1 मिलीलीटर 1 ग्राम के इक्वल है, तो 1000 मिलीलीटर कितने ग्राम के इक्वल होंगे, 1000 ग्राम के। और 1000 ग्राम मतलब 1000 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर। तो इस चीज़ का हमें ध्यान में रखना है, ये भी ट्रिक नंबर सेकंड में ही आ जाएगी, क्योंकि 15 मिनट में मुझे सारी बातें कवर करना है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। 15 मिनट के ईच एंड एवरी चैप्टर के जो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस हैं, जहां हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां हम कभी ना कभी गलत होते हैं, उस गलती आपके एग्जाम में ना हो, इसके लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। तो ट्रिक नंबर 2 में डेंसिटी के जो क्वेश्चन है, उसमें आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर डेंसिटी वाटर के केस में है तो 1 लेनी है, और जब भी डेंसिटी से हम वॉल्यूम निकालेंगे, मास अपॉन वॉल्यूम से, तो हमारी जो वॉल्यूम आएगी वो मिलीलीटर में आएगी। उसको लीटर में हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ते हैं अपने अलग मिशन की तरफ, जिसका नाम है ट्रिक नंबर 3, और वो क्वेश्चन है हेनरी लॉ से रिलेटेड। इट इज कम्स फ्रॉम द हेनरीज लॉ। अब आप सबको पता है, कुछ बच्चे वीडियोस देख रहे होंगे, तो उनके मन में रिमाइंड हो गया होगा कि हेनरी लॉ का क्या मतलब है। तो हेनरी लॉ का मतलब है मास ऑफ गैस डिजोल्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर अप्लाइड। और यहाँ से जब मैं कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, तो एक कांस्टेंट आ जाता था जिसको हम बोलते थे के एच, और इस के एच को हम बोल रहे थे बच्चों हेनरी कांस्टेंट। ठीक है चैंपियंस, ये आप सब हमारे चैंपियंस हैं। ये जो देखो, हम जब मिशन पे निकले हैं ना, तो कल आप मिशन पे नहीं निकले, आपके टीचर भी मिशन पे निकले हैं, मैं भी मिशन पे निकला हूँ। और मेरे मन में भी ये चाह रहने वाली है कि आप सबके जो मार्क्स हैं, 70 का पेपर है, तो 70 में से 65 प्लस हम ले करके लाएं। इसलिए ये एक्स्ट्रा वीडियोस, एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा माइंड मैप, अब ये 20-30 दिन में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हम करवाने वाले हैं। शॉर्टकट फार्मूले, ट्रिक्स, ऐसी ऐसी वीडियो से 15-15 मिनट के शो वीडियो शूट हम करेंगे ईच एंड एवरी चैप्टर के। आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। उसके लिए आपको एक ही काम करना है बस, जो मेरी वीडियोस आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम है कमेंट करना है, लाइक्स एंड सब्सक्राइब इन वीडियोस पे, ये तो देखो बनता है, क्योंकि यहाँ बैठ करके मेहनत कर रहे हैं। इस अभी भी अगर आप टाइम देखें तो टाइम यहाँ पर 11 बज रहे हैं अभी, यहाँ पर जहाँ मैं बैठा हूँ अपने रूम में, बट आप सबके लिए इतनी मेहनत चल रही है। तो इस चीज़ का आप जो एक रिवार्ड होगा वो यही होगा, सब्सक्रिप्शन प्लस एज वेल एज कमेंट्स का। ठीक है, तो ये के एच के बारे में बात करते हैं, जिसको हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो हर एक गैस के लिए केएच क्या होगा, डिफरेंट होगा। पहली बात ये हमें पता होनी चाहिए। और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो केएच भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे केएच बढ़ जाता है। और तीसरी बात हमें ये पता होना चाहिए, ये जो केएच है, जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। मतलब केएच और सॉल्युबिलिटी किसी चीज़ की, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। तो हेनरी लॉ की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो केएच से रिलेटेड बन करके आ रहे हैं, कि केएच को हम कैसे डिफाइन करेंगे, केएच से रिलेटेड बन के आते हैं। ठीक है, तो केएच
केएच के बारे में जो बात हमने पढ़ी है हेनरी कांस्टेंट के बारे में, 3 पॉइंट्स तो हमें क्लियर हैं, प्लस हेनरी लॉ की डेफिनेशन हमारे दिमाग में। अब क्वेश्चन यहाँ से जो स्टेट बोर्ड के बच्चे मेरे को देख रहे हैं, जो हरियाणा बोर्ड के बच्चे मेरे को इस समय सुन पा रहे हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए क्वेश्चन ये आता है हेनरी लॉ की एप्लीकेशन से रिलेटेड। अब हेनरी लॉ की एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसमें फेमस एप्लीकेशन है, वो है स्क्यूबा डाइविंग। और वो हम सबको याद है कि स्क्यूबा डाइविंग में जब हम जाते हैं तो सिलेंडर होता है, और उस सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस तो होती है, क्योंकि हम सांस लेंगे, नेचुरल सी बात है, ऑक्सीजन से ही लेंगे। अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। कोई कहता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैं ये बन जाऊँ, कोई कहता है मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे मार्क्स आ जाए। ठीक है, इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है? ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन ही नहीं रही तो कुछ भी नहीं है फिर। तो ऑक्सीजन को हमें याद रखना है। तो जब हम स्क्यूबा डाइविंग करने गए तो ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के जाते हैं पीछे, बट उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, साथ साथ नाइट्रोजन भी होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये हेनरी लॉ के ऊपर बेस्ड है, इन दोनों को लेते हैं। तो ऑक्सीजन तो हम जब सांस लेते हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म में यूज हो जाती है। बट जो नाइट्रोजन है, इसकी जो केएच की वैल्यू है वो ज़्यादा है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, यहीं से PYQs MCQs क्वेश्चंस जो आपके सर्शन रीजनिंग केस स्टडीज आनी है यहीं से बनने वाले हैं, ध्यान से सुनना। अगर हमारी KH की वैल्यू ज़्यादा होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि हमारी सॉल्युबिलिटी क्या रहती है, उसके लिए कम रहती है। जिसकी KH की वैल्यू ज़्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। N2 की O2 की KH की वैल्यू ज़्यादा है एज कम्पेयर टू N2 के, मैंने मैं लिख देता हूँ, KH O2 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू KH N2 के। इसका मतलब क्या है? N2 का KH कम है, और अगर N2 का KH कम है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो हमारी बॉडी में N2 की जो सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा फिर? इससे ये होगा N2 जब हमारी हमारी बॉडी में स्क्यूबा डाइविंग से हमने ऑक्सीजन ली, वो तो मेटाबॉलिज्म में यूज होगी, बट N2 की ज़्यादा सोलिबिलिटी के कारण, और जैसे जैसे हम डेप्थ में जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, स्कूबा डाइविंग नीचे करते हैं, आपको पता है हमारा प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है, प्रेशर इंक्रीज करता है। और जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, तो N2 की जो सोलिबिलिटी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने अभी पीछे हेनरी लॉ में बताया है, प्रेशर बढ़ेगा तो मास ऑफ गैस डिजोल्व इन अ लिक्विड वो भी बढ़ेगी। ठीक है, तो वो चीज़ हो रही होती है जब जब हम नीचे जा रहे होते हैं। और जब हम वापस ऊपर आते हैं, वापस वापस हम ऊपर आते हैं, तो अब हमारा प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब N2 वापस आती है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, इन द फॉर्म ऑफ बबल्स जो है, नाइट्रोजन जो डिजोल्व होती है हमारी बॉडी में, क्योंकि अब प्रेशर कम हो रहा है, हम जब वापस राइज कर रहे हैं डेप्थ से, वहाँ प्रेशर कम हो रहा है, तो उनके बबल्स दिखाई देते हैं। वो जो बबल्स होते हैं वो नाइट्रोजन गैस के होते हैं, और इस वजह से, नाइट्रोजन गैस के कारण हमारी बॉडी में स्ट्रोक पड़ने का खतरा रहता है, हमारी बॉडी में सिकनेस हो जाती है, एक डिसीज हो जाती है जिससे हमारी बॉडी में स्ट्रोक पड़ते हैं, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस के कारण। इसलिए हम स्क्यूबा डाइविंग में इन दोनों गैस के साथ साथ हीलियम गैस का भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ये क्वेश्चन पेपर में आता है, CBSE वालों को भी पेपर में आता है, वाई वी यूज हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तीनों की तीनों गैसेस इन द स्क्यूबा डाइविंग सिलेंडर। तो ये चीज़ हमें एकदम से क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हेनरीज लॉ का क्वेश्चन सिंपल होगा, आपको मोल फ्रैक्शन दिया होगा, KH दिया होगा, और प्रेशर के उसको आपने इक्वल कर देना है। यहाँ से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए प्रेशर या तो बार में हो सकता है या एटमॉस्फेयर में हो सकता है, इनके अलावा या पास्कल में हो सकता है। अगर किलो पास्कल प्रेशर दिया है तो आपको 10⁻³ पास्कल उसको करना है। 1 किलो मीन्स 10⁻³ पास्कल। इस चीज़ का हमें ध्यान बिल्कुल रखना है। थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो रोड्स लॉ हम पढ़ते हैं, वो तो थियोरेटिकल टॉपिक है। आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में डिफरेंस थियोरेटिकल टॉपिक है। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन थियोरेटिकल टॉपिक है। उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एक चीज़ आपको याद रखनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखिए ये जो टाइम है ना अभी, ये पूरा लेसन पढ़ने का टाइम नहीं है, पूरा हम 1 to 1 पढ़े, अब हमारे पास टाइम नहीं बचा। स्मार्ट स्टडी हम कर सकते हैं, पिछले 10 साल के पेपर एनालिसिस करने के बाद हमें ये पता लग जाएगा
कि सोल्यूशन में से कौन से टॉपिक हम पढ़ें जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल्स हमें अच्छे से समझने हैं कि इथेनॉल को, अगर हमारे पास इथेनॉल है, अगर उसमें मैं वाटर ऐड करूँ तो ये कौन सी डेविएशन है, तो ये पॉजिटिव डेविएशन है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग में होना चाहिए। इथेनॉल में जब मैं वाटर ऐड करूँ, दिस इज द पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं। इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड बने होते हैं, ये देखिए यहाँ पे बने हुए हैं। तो जैसे ही हम इसमें H2O डालेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब ये ब्रेक होने से क्या होगा, फोर्सेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कुछ जनरल टर्म्स हैं जिसका हमें अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसी क्लोरोफॉर्म है, अगर मैं उसमें एसीटोन डाल दूँ तो इससे उल्टा होना शुरू हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म ClCl3, अगर मैं इसमें एसीटोन डाल दूंगा, अब ये दोनों का मिक्सचर डालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, फोर्सेस बढ़ेगी, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं वो हम वेपर प्रेशर के बेस पे करते हैं। जिसका बढ़ रहा है पॉजिटिव डेविएशन, जिसका घट रहा है नेगेटिव डेविएशन, इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर शुरू होती है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट है जिसका नाम है RLVP। यह है सॉल्वेंट, यह है सॉल्यूशन, इधर भी है हमारे पास सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट x1। ये इसका फॉर्मूला आप सबके सामने है। अब यहाँ जो एक सबसे बड़ी बात याद नहीं रहती हमें, वो क्या, हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट में वाटर होता है और ये दिया नहीं होता। तो अब एज्यूम करो अगर आपको क्वेश्चन आया और आपको यही नहीं पता, ये चीज़ नहीं पता VP नॉट, तो इसी चीज़ को सोचते सोचते हमारे क्वेश्चन निकलना और हमारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें याद ही करनी है कि वेपर प्रेशर अगर वाटर का गिवन है नहीं है तो हम खुद लेते हैं 1.013 बार, ये हम खुद एज्यूम करते हैं कि दिस इज द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एज अ वाटर। कुछ बातें तो पूरे सॉल्यूशन में हमें याद करनी है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है वाटर का, 0 डिग्री सेल्सियस। अब हम 0 लिखते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत, आंसर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि इसको कभी केल्विन में भी बदलना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है 273 केल्विन। ऐसे ही मैं अगर बात करूँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है, कभी कभी हमें बदलना पड़ता है, 373 केल्विन लिखना होता है। तो जैसे मैंने आपको बोला डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होती है ना, ऐसी वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी याद करना है 1.013, ये हमारा बार में इसकी वैल्यूज आती हैं। और जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस में है, क्वेश्चंस को पता लग जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे किसके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स के, वहाँ से हमें पता लगेगा कि अगर ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब इनका नाम भी पता होना चाहिए आपको, KB और KF। KB को बोलते हैं एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, ब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, और KF को बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ये जो थीम वर्ड्स हैं यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं, इधर से उठते हैं क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन उठा था 2021 में, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन ऐसे यहीं से उठता है। उन्होंने लिखा था जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, समझना क्वेश्चन को, और जिनको आता है तो वो आंसर देना। जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, इट इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट है ये, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि जो KF है, दिस इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, यूनिवर्स में सब चीज़ों के लिए एक जैसा होता है। तो ये गलत था, असर्शन गलत है। अभी कांस्टेंट है इसका मतलब ये नहीं यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब यूनिवर्सल कांस्टेंट क्या होते हैं सर, आपको पता है, जैसे हम एप्सिलॉन नॉट फिजिक्स में पढ़ते हो 8.85 10⁻⁻12, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। जब भी हम मीडियम की बात करेंगे फॉर अ एयर, हम यही वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू जब हम बात करेंगे 1/4πε0 मतलब 9 × 10⁻9, यही पुट करेंगे। तो दीज आर द यूनिवर्सल कांस्टेंट। बट जो KF या KB है, ये दोनों यूनिवर्सल नहीं है। इट विल डिपेंड ऑन 3 फैक्टर्स, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं।
अब यहाँ से निकलेंगे एसोसिएशन रीजनिंग के क्वेश्चन। तो सबसे पहली बात ये डिपेंड करते हैं नेचर के, नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर के, ये सोल्यूट के नेचर पर और सॉल्वेंट की नेचर पे, इनसे इनका संबंध है। कांस्टेंट तो है, अगर मैं बात करूं 1.52 केल्विन, ये केएफ की वैल्यू फिक्स है वाटर के लिए, वैसे तो दी होगी आपको, कांस्टेंट तो है बट नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। और ये किस बात पे डिपेंड करते हैं? इट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज़ को हमें अच्छे से पता होना चाहिए, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और सबसे बड़ा फैक्टर सॉल्यूशन में आता है वो है वेन होफ फैक्टर। अब बच्चे परेशान रहते हैं, सर नहीं निकल रहे क्वेश्चन, आपने समझाए थे, आपने वीडियो लेक्चर भी डाल रखा है सॉल्यूशन का, वहाँ से भी हमने समझा, बट सर क्वेश्चन नहीं निकल रहा, आंसर करेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? हम बहुत बड़े तरीके से कर रहे हैं। आपको छोटा सा तरीका समझा रखा है कि जब भी हमें वेन होफ फैक्टर निकालना है, होता क्या है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास के कारण वांट ऑफ फैक्टर क्रिएट होता है। ये एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वहाँ से हमारा मॉलिक्यूलर मास निकल सकता है, मॉलिक्यूलर मास हम निकाल सकते हैं। बट ये जो मॉलिक्यूलर मास हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं ये एग्जैक्ट नहीं आता, जो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं वो एग्जैक्ट आता है। तो ऑब्जर्व्ड हमें कितना हो रहा है मॉलिक्यूलर मास, मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ रहा है, और जो कैलकुलेटेड है सच में हम जो निकालते हैं उसके रेशो को हम क्या बोलते हैं, वेन होफ फैक्टर। ये जो मैं डेफिनेशंस बता रहा हूँ ये बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए, क्योंकि उनको तो सबको डेफिनेशंस थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा आना है। ठीक है, तो व्हाट इज वेन होफ फैक्टर? इट इज द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास टू द कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आई जो है वो किसके कारण क्रिएट होता है, ये ऐसा क्या हो गया कि हमारा मॉलिक्यूलर मास चेंज हो गया? तो ये दो चीजों के कारण क्रिएट होता है। एक होता है एक होता है एसोसिएशन के कारण, और एक होता है डिसोसिएशन के कारण। ठीक है, अब एसोसिएशन और डिसोसिएशन का मतलब क्या है? जैसे हम NaCl को लेके चले थे, ये 1 है अभी, बट NaCl में तो डिसोसिएशन होना शुरू होगी, इसको हम वाटर में डालेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनेगा। हम 1 लेके चले थे बट अब एक Na है एक Cl है, अब कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसका मतलब यहाँ हो गई है, यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गए हैं, बढ़ गए हैं, नंबर ऑफ स्पीशीज क्या हो गई है, बढ़ गई है। इसलिए हमारा मॉलिक्यूलर मास पर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इस कारण से वेन होफ फैक्टर जनरेट होता है। तो आप सबको, जो जिन्होंने मेरे से पढ़ा है, जिनको पढ़ाया है, उनको फार्मूला मैंने सीधा याद करवा रखा है, घुमाया घुमाया फिराया नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला याद कराया। कोई भी क्वेश्चन निकलेगा उससे निकलेगा 1 माइनस एल्फा प्लस एन एल्फा। बहुत बढ़िया। ये किसके लिए है, ये डिसोसिएशन के लिए। और एसोसिएशन के लिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन में एन। दिस इज फॉर एसोसिएशन। और यहाँ पर एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, एसोसिएशन में क्वेश्चन में हमें दिए होंगे डाइमर बन रहे हैं, क्वेश्चन में दिए होंगे ट्राइमर बन रहे हैं, टेट्रामर बन रहे हैं, तो ये गिवन होगा वर्ड्स, तो यहाँ से क्लियर उठेगा, डाइमर मतलब 2, ट्राइमर मतलब 3, टेट्रामर मतलब 4। तो उसके जगह एन की जगह हम वो वैल्यूज को क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर कहेंगे सर ये अल्फा क्या होता है, ये भी अल्फा हमें गिवन होगा, दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। ठीक है, तो 90% रिएक्शन हो रही है, कुछ क्वेश्चन में लिखा होगा 90% आयनाइजेशन हो रही है, तो मतलब इसका अल्फा कितना है, 90 अपॉन में 100, मतलब 0.9। तो ये क्या चीज़ है, ये अल्फा है। और यहाँ अल्फा से सॉल्व करके हमारे आई की वैल्यू निकलेगी, डिसोसिएशन के लिए ये, और एसोसिएशन के लिए 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा अपॉन में एन। तो यहाँ से हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है Na2SO4, तो अगर मैं इसके लिए आपसे पूछूं यहाँ n कितना है, तो कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, आयन बना लेंगे इसके,
2Na पॉजिटिव प्लस सल्फेट -2। तो कितने आयन बने, 2 ये रहे और एक ये रहा। तो दीज आर द नंबर, n मतलब यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। और जिन बच्चों ने PYQ प्रैक्टिस कर लिए हैं, जिन्होंने PYQ प्रैक्टिस करी है, उन्होंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे। जैसे उन्होंने लिखा होगा 0.1 मोलर KCl, अब बताना आंसर। 0.2 मोलर KCl, ठीक है। 0.1 मोलर Na2SO4, 0.2 मोलर Na2SO4। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, अम्बाला, बॉम्बे, चेन्नई और दिल्ली। अब इन चारों ऑप्शंस में से किसका वैन डॉ फैक्टर सबसे ज़्यादा है, किसका वैन डॉ फैक्टर ज़्यादा है, ये आपको बताना है। तो सीधी सी बात है, वैन डॉ फैक्टर इज डिपेंड ऑन IN। अगर हमें अल्फा नहीं दिया तो वैन डॉ फैक्टर कितना होता है, n के ही इक्वल होता है फॉर कंप्लीट डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए, कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब सारे आयन बन चुके हैं, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे किसका n ज़्यादा होगा, इसका n होगा, इन दोनों का n होगा 2, ठीक है। और इनके n कितने होंगे बेटा, इनके n होंगे 3, 2 n होंगे और एक सल्फेट होगा। इधर भी 2 n होंगे, एक सल्फेट होगा। तो अब ये तो 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए, बट आंसर क्या है सर, सर आंसर तो बताओ, आंसर क्या है। तो ये 0.1 है और ये 0.2 है, ज़्यादा किसकी है, 0.2 की। कंसंट्रेशन मोल पे भी तो डिपेंड करेगा, वैन डॉ फैक्टर मोल पे भी तो डिपेंड करेगा। तो व्हाट इज द आंसर, आंसर इज दिल्ली। ये दिल्ली है मेरे यार, बोलते ना गाने में, दिल्ली मतलब दिल वालों की। अच्छा, दिल्ली की खास बात है, वहाँ पर परांठे बहुत फेमस है। चांदनी चौक पर गलियों में परांठे फेमस है वहाँ के। कभी जा पेपर के बाद जाना तो वहाँ से खा कर आना आप, मज़ा आ जाएगा। जैसे अमृतसर में क्या फेमस है, अमृतसर की फेमस है छोले कुलचे, अमृतसर की फेमस है लस्सी। अम्बाला में क्या फेमस है, टिक्की, चाट, गोलगप्पे। ऐसे ही दिल्ली में परांठे फेमस है, दिल्ली के मशहूर परांठे। इवन कि अगर आप दिल्ली जाओ तो रास्ते में एक जगह आती है मूर्थल, वहाँ से तो अलग अलग तरह के परांठे मिलते हैं, गोभी के अलग, आलू के अलग। एक हमारे माला में भी है परांठा जंक्शन, खाया कभी आपने, एग्ज़ाम के बाद खाना। तो वहाँ भी कभी मेरे को टाइम मिलता है तो मैं वहीं से ही परांठे खाता हूँ, बहुत टेस्टी बनते हैं, ठीक है। तो आपने देखा छोटी छोटी मिस्टेक्स, हमारी सिली मिस्टेक्स होती हैं जो हमें गलत करवा देते हैं क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं, ये एसिटिक एसिड है हमारे पास एक, और एक हमारे पास है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और एक हमारे पास है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है। अब आपसे पूछा है इसमें से किसका आई ज़्यादा होगा, विच वन हैविंग द मोर वेंट ऑफ फैक्टर। तो क्या आंसर दोगे, सोच के बताओ। तो नेचुरल सी बात है, इसके आयन करेंगे, इसके आयन करेंगे तो कितने होंगे, CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसके आयन करेंगे तो कितने होंगे, ये भी 2 ही होंगे, इसके भी 2 ही होंगे, बस ये H ही तो हटता है यहाँ से, ये नेगेटिव, यहाँ से भी H हटता है, यहाँ से भी नेगेटिव। अब यहाँ तो सबके ही 2-2 आयन है, तीनों के 2-2 आयन है, बट वेंट फैक्टर किसका ज़्यादा कहलाएगा, तो वेंट फैक्टर उसका ज़्यादा कहलाएगा अब जो जल्दी से H छोड़ दे। अब एन की तो बात है ही है, अब ये भी बात है कि कौन अपना जल्दी से एच छोड़ दे, और कौन जल्दी से एच छोड़ दे, अब ऑर्गेनिक का मिक्सचर आ गया यहाँ पे, वही जल्दी से एच छोड़ दे जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है। अब कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, जिसका एच छोड़ने के बाद ये जो आयन बना है वो स्टेबल है। अब किसका आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, आप देख सकते हैं नीचे वाला आयन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन लगे हैं, और फ्लोरीन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं। वो नेगेटिव चार्ज को क्या कर लेंगे भाई, खींच लेंगे, और जब नेगेटिव चार्ज को उन्होंने खींच लिया, और ये नेगेटिव आयन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल होने से इसकी एसिडिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, और ये स्टेबल हो जाएगा, इसलिए जल्दी से एच को छोड़ देगा। इसलिए आई की वैल्यू इस वाले के लिए ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड की क्या थी, ज़्यादा थी। भूल जाते हैं हम ऐसे ऐसे जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, इसके लिए हमने ये 15 मिनट की सीरीज आप सबके लिए बनाई है। और आपको यकीन नहीं होगा, हमें हमारा पूरा लेसन के एक्सेप्शनल पार्ट हमने यहाँ पे कवर कर दिए हैं। मोस्ट सारे टॉपिक इस 15 मिनट के लेसन में कवर हो गया है। लास्ट बात, जब भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ें उसके साथ आई जरूर लगाएं। डेल्टा टी पी आई नहीं लगाते हम, हमारा आंसर गलत होता है।
क्वेश्चन में दिया होता है NaCl, मोलैलिटी दी हुई है, के भी दिया हुआ है, डेल्टा टी भी निकालना है, आई हमने लगाया नहीं, तुम्हारा आंसर गलत आएगा। तो NaCl के लिए आई मतलब इसके आयन कितने हैं, 2 आयन है इसके, तो आई की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। ऐसी डेल्टा TF आई इंटू के एफ इंटू में M। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इस तरह से हमें अच्छे से क्या पढ़ना है। और जब हम ये सारा पढ़ लेंगे अच्छे से, तो हमारे नंबर लाने से किसी की मजाल नहीं है, बोलते हैं ना किसी की मजाल नहीं है जो हमारे नंबर लाने में रुकावट पैदा करे। ठीक है, तो होप आप सबको सारा लेक्चर समझ में आया होगा। किसी का डाउट है कमेंट करेंगे। आप सबसे एक ही निवेदन है, हमारा रिवार्ड है, हमारा हक है कि हम सब आपको इतना लेट नाइट स्टडी करवा रहे हैं फॉर योर एग्जामिनेशन, आपके मिशन में साथ हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना। जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो तो इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जिन्होंने सॉल्यूशन पढ़ा है और इम्प्रूव करना है वो इन बातों को ज़रूर समझेंगे। तो इसको जितना शेयर कर सके, जो नीडी बच्चे हैं, जो ट्यूशन नहीं पढ़ पाए, जिनको फाइनेंशियली थोड़ा है, उन सबको थोड़ा हेल्प हो जाएगी। इसी से हमारा मकसद भी पूरा हो जाएगा। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी तो दोबारा मिलेंगे एक नए शूट के साथ। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कौन सा चैप्टर आपको ऐसा लगता है केमिस्ट्री में जो सबसे टफ है, और उसका हमें सेम 15 मिनट वाला ये शूट बनाना चाहिए। मुझे अब लिख के बनाना, वही वीडियो हम लेकर के अब नेक्स्ट आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।